Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं क्वालिटी एजुकेशन विद वेरी गुड टीचर्स। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी सिंगल पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की तो हम शुरुआत करेंगे ही, लेकिन ज़रूरी है कि हम हमारे बाकी सब्जेक्ट टीचर से भी एक बार मिल जाएं। तो ये हैं वो टीचर्स जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, हिंदी, संस्कृत पढ़ाते हैं। इनका साथ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम होंगे कामयाब, क्योंकि इन सभी के थ्रू आपको बेस्ट नॉलेज मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब देरी नहीं करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर चल देते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस। क्लियर है? अब हमने पिछले कुछ वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया है, पहले तो हम एक बार इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो पहले हमारे कुछ जो वीडियोस थे उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम किस तरह से जाते हैं, या फिर अगर पहले की बात करें तो एंशिएंट टाइम पर लोग कैसे जाया करते थे। और फिर हमने देखा कि कैसे सबसे पहले स्टार्टिंग हुई व्हील की और उसके बाद व्हील कार्ट्स की, और फिर धीरे 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 भाई बहुत सारे डेवलपमेंट होते गए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी, और फिर मोटरसाइकिल बनी, एरोप्लेन बना, ट्रेन बनी और बहुत सारी चीजें अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। तो हमें यह देखा कि यार ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो मतलब कि हम डिस्टेंस के बारे में अब बात करेंगे कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है, कितना दूर हमें ये पड़ेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेते हैं। अगर हमें पड़ोस में जाना है तो हम पैदल जाएंगे, किराने की दुकान तक जाना है तो हम साइकिल को प्रेफर करेंगे, या फिर अगर हमें मार्केट घूमना है हमारे एक सिटी में ही तो हम कार या फिर हमारी मोटरसाइकिल या लोकल बस का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो डिस्टेंस क्या होता है, इस बात पर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो हमने देखा कि यार दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो चीज़ों के बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, हम उसी को डिस्टेंस कहते हैं। फिर ये बात निकल के आई, चलो ठीक है डिस्टेंस क्या होता है ये तो हम समझ गए, लेकिन अब ये बताइए कि इस डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है। तो फिर हम पुराने ज़माने में गए और देखा कि पहले के लोग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते थे। तो देखा फुट स्टेप की मदद से, हैंड स्पैन की मदद से, आर्म्स की मदद से, ये सभी किसी भी चीज़ की लेंथ या फिर डिस्टेंस को मेजर किया करते थे। लेकिन वो सारे जो तरीके हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते थे। क्लियर है? तो फिर हमने देखा कि एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा, तो हमने जाना कि भाई ये जो आपकी डिस्टेंस है या लेंथ है इसके लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि छोटी चीज़ों के लिए हम सेंटीमीटर, उससे भी छोटी के लिए मिलीमीटर, और अगर बड़े बड़े से लंबी लंबी दूरी के रास्ते हैं तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं किलोमीटर्स। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है इस चैप्टर की। तो अगर आपने नहीं देखी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन चैप्टर 1 से लगे हुए हैं। आपको जो देखना है वो देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज का ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि मोशन ये चीज़ क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अब आप पूछेंगे कि मैम ऑलरेडी तो बता दिया है, भाई आपके अलावा भी तो और सारे बच्चे हैं, उन्हें भी तो बताना है। तो चलिए, मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब मैं इतना बोल करके ख़त्म हो जाऊंगी तो आप बोलेंगे कि मैम बस यही आगे, इसका मतलब क्या हुआ ये तो समझाइए। तो ये सारा मतलब तो ऑलरेडी खैर क्लियर कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या, जैसे कि आप घर से स्कूल जाने के लिए अपनी पोजीशन को बदलते हो। ठीक है, आप घर पे थे लेकिन आप कहाँ पहुँच गए, स्कूल पहुँच गए। तो अब यहाँ पे आपने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मतलब कि आपकी बॉडी थी मोशन में। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हो गए आपके घर और स्कूल, जिनके रिस्पेक्ट में आप घर से कहाँ तक गए थे, आप गए थे स्कूल तक। ठीक है, तो अब ये जो मोशन चीज़ है ना, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि किसी प्लेस को चेंज कर देना या फिर
किसी लोकेशन को चेंज कर देना, ठीक है। मोशन का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर खड़ा भी हुआ है, एक ही जगह पर है, लेकिन उसका कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर पार्ट उसका मूव कर रहा है, तो वो भी क्या कहलाती है कि वो जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल फैन। अब फैन क्या होता है, क्या हर बार अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है क्या? आज डाइनिंग टेबल के पास है, कल हमारे ड्राइंग रूम में चला गया, फिर हमारे स्टडी टेबल के पास चला गया, ऐसा होता है क्या? जो फैन जहाँ रहता है वो वहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते साथ ही ये जो आपका फैन है वो तेजी से घूमना चालू कर देता है, मतलब घूम रहा है, मोशन कर रहा है। अब ये है तो एक ही जगह पर, लेकिन ये एक जगह पर रोटेट कर रहा है, एक उसी पॉइंट के अक्रॉस क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फैन है ना, ये एक मोशन में है। उसी तरीके से अगर आप एक जगह खड़े हुए हैं और आप तेजी से अपने दोनों हाथों को हिला रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका हैंड जो है वो मोशन कर रहे हैं। आपका चलना भी मोशन है, आपका दौड़ना भी मोशन है। और कहाँ कहाँ पे आपने चीज़ों को घूमते चलते देखा होगा? आपका मिक्सर ग्राइंडर्स, या फिर जो मोटर जिसका यूज़ करते हैं हम लोग बहुत सारी जगह पर, ठीक है। तो मोटर्स में, मोटर भी क्या होती है, एक मोटर के अंदर भी मोशन होता है। मोटर खुद भले ही मोशन ना करे, लेकिन उसके अंदर एक पार्ट है जो उसकी शाफ्ट होती हैं, वो रोटेट होती हैं, दैट मीन्स कि वो मोशन करती हैं। और आप जब दौड़ते हैं, चलते हैं, या कहीं पर गोल गोल घूमते हैं, या फिर आपके क्लॉक का ये जो पेंडुलम क्लॉक आपने देखा होगा, उसका ये जो मूवमेंट है, ये सभी भी क्या कहलाता है? ये सब भी मोशन कहलाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत सारे तरीके के मोशन हैं। सारे तरीके के क्यों हैं? हर मोशन एक दूसरे से अलग है। जैसे कि हमने बताया, हर मोशन की मतलब की बात यह है कि जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो अलग अलग तरीके से घूम रहे थे। जैसे कि आपका फैन एक ही जगह पर ऐसा सर्कुलेटरी घूम रहा है। जब आप चल रहे हो तो क्या आप गोल गोल घूम रहे हो? आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के मोशंस के बारे में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ द सोल्जर्स इन अ परेड, और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। क्लियर है? आपने कई बार देखा होगा कि आप स्ट्रेट रोड पर चल रहे हो। कैसी रोड पर? स्ट्रेट रोड पर। क्लियर है? चलते जा रहे हो। या फिर आपने ऐसे सोल्जर्स को मार्च पास्ट करते देखा होगा, स्ट्रेट रोड पर गाड़ियों को चलते हुए देखा होगा। या फिर किसी स्टोन का कहीं पर जाकर के इस तरह से आपने उसे थ्रो किया तो वो जाकर के सीधा गया और गिर गया। तो ये सब क्या है? एक मोशन है, ठीक है। अब ये सब मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा मोशन कर रहे हैं? एक सीधी लाइन में मोशन कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत आराम से अच्छे से समझिएगा। क्यों? बहुत ध्यान से इसलिए समझना है क्योंकि आगे जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे ना मोशन से रिलेटेड, तो उसमें आपको बार बार कोई ये नहीं बताएगा कि ये कौन से टाइप का मोशन है, आपको खुद पता होना चाहिए। तो अभी क्या क्या चीज़ें अपन ने एग्जाम्पल में ली है, ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो हमने एग्जाम्पल लिया गाड़ियों का स्ट्रेट रोड पर चलना, ठीक है, आपका स्ट्रेट रोड पर चलना, सैनिक या फिर ये जो सोल्जर्स होते हैं आपके, इन सोल्जर्स का मार्च पास्ट करना, तो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। आपने एक स्टोन को थ्रो किया तो वो कैसे जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है कि ये सब स्ट्रेट लाइन में जाने वाले मोशन कर रहे हैं। क्लियर है? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? ठीक है, स्प्रिंटर इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, इसी तरीके से जब 100 मीटर रेस होती है तो उसमें जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में ही दौड़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग? अब चलिए आप खुद भी सोचिएगा, हम भी सोचते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल है। अब जैसे मैंने किसी बॉल को मूव कर दिया, बॉल को रोल कर दिया, तो वो भी क्या करेगी? एक ही डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है? तो बॉल का एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना, ये भी क्या हो गया? एक मोशन हो गया। ठीक है, या फिर कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जरा आप सोचिएगा और हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कौन कौन से स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। So in all these examples we see that the objects move along a straight line। अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने आपको अभी बताए, ठीक है, अब चाहे वो सोल्जर्स का एक स्ट्रेट लाइन में मार्च पास्ट करना हो, चाहे गाड़ियों का एक स्ट्रेट लाइन में जाना हो, चाहे आपका स्ट्रेट लाइन में जाना हो, ये सब कैसे मोशन है? ये सब ऐसे मोशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर हो रहे हैं।
क्लियर है? सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन होता है ये? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इसको हम यहां लिखते जाते हैं ताकि हमें आगे याद रहे अलग अलग टाइप्स के मोशन के नाम। ठीक है, तो सबसे पहला हमने कौन सा देखा? रेक्टिलिनियर। ओके, अब रेक्टिलिनियर, अब ये लीनियर वर्ड का मतलब जो यहाँ पर है ना, इसका मतलब होता है एक सीधी लाइन पर। क्लियर है? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है या हम कहें कि एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। समझ में आई बात? याद रखेंगे। तो कोई भी चीज अगर स्ट्रेट पाथ पर मोशन करती हुई जा रही है, इधर उधर बार बार घूम नहीं रही या फिर रिपीट नहीं हो रही है, स्ट्रेट लाइन में जाती जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये था आपका पहला टाइप का मोशन जिसको आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? अब लीनियर का मतलब होता है कि कोई भी चीज एक सीधे तरीके से चलती जाए। ठीक है, या तो ऐसी या ऐसी या ऐसी या ऐसी। ठीक है, अगर ऐसा कोई पाथ कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहोगे? तो आप उसे कहोगे कि ये सभी कैसा मोशन करती हैं? ये सभी जो है ये एक रेक्टिलिनियर मोशन करती है जो धीरे 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 एक स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करता है। ठीक है, अब पाथ को समझो। पाथ कैसा हो सकता है? ऐसा भी पाथ हो सकता है। ठीक है, पाथ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी चीज जब ऐसे स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है ना, तो आप उसे क्या कहते हो? उसे आप कहते हो रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है? चलिए, तो यहां से हम ये इतनी कहानी तो समझ गए कि रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि जब कोई लीनियरली चले, दैट मीन्स कि एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तो उसका जो मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां से हमने एक टाइप के मोशन के बारे में तो बात कर ली, क्योंकि मैम ने मुझे बताया था कि जो मोशन होता है उसका मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले ये जहाँ पर आपके अपने हाउस के पास हो, ठीक है, और ये मार्च पास करते 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 एक दूसरे किले के पास पहुंच गए हो। ठीक है, मतलब कोई भी एग्जाम्पल, तो ये क्या होगा कि मतलब एक जगह से ये किसी और जगह पर ए से किसी दूसरी जगह बी पर पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स कि ये मोशन कर रहे हैं। अब कैसा मोशन कर रहे हैं? तो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये एक कैसा मोशन है? तो ये इसीलिए एक रेक्टिलिनियर मोशन है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां से हम रेक्टिलिनियर मोशन को करते हैं खत्म और आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट टाइप के मोशन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो मोशन है उसे पढ़ने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 7। क्लियर है? तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमसे क्या एक्टिविटी करवाई जा रही है। सो टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड whirl इट विद योर हैंड। ठीक है, वर्ल्ड का मतलब होता है उसे इस तरह से चक्कर में घुमाइए। ठीक है, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास स्टोन की जगह पर कोई वुड का पीस हो या फिर कोई हैवी प्लास्टिक का पीस हो तो आप उसे टाई कर लीजिए, क्योंकि इन केस अगर आपने प्रॉपरली थ्रेड से उसे टाई नहीं किया तो हो जा सकता है कि किसी को लग जाए और नुकसान हमें किसी को नहीं पहुंचाना है। ठीक है ना? चलिए, तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टोन की जगह आपने चलिए स्टोन ले लिया, तो आपको इसे इस तरह से रखना है और ऐसे ऐसे हवा में घुमाना है। ठीक है, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। अब यहाँ पे स्टोन के मोशन को ऑब्जर्व करो। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर, अब ये वर्ड का मतलब समझो, सर्कल से बना हुआ सर्कुलर। अब सर्कल कैसा होता है आपका? सर्कल जो होता है वो गोल होता है। ठीक है, तो सर्कुलर का मतलब क्या हुआ? जो चीज एक गोल घेरे में चले। ठीक है, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसी चीज जो कि सर्कुलर मोशन कर रही हो, एक गोल घेरे में चलती जा रही हो, उसे आप क्या कहोगे? उसको कहते हो सर्कुलर मोशन। जैसे कि जब आपने स्टोन को थ्रेड में बांधा और आप उसे तेजी से इस तरह से घुमाने लगे, तो क्या हो रहा है? जो आपका स्टोन है, मान लीजिए कि वो यहाँ से शुरू होके फिर जा रहा है
और एक गोले को कंप्लीट करता हुआ, एक सर्कल को कंप्लीट करता हुआ उसी पॉइंट पर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर उसी पॉइंट पे आ रहा है, फिर जा रहा है, और बहुत तेजी से करोगे तो आपको ये बहुत फास्ट घूमता हुआ नजर आएगा। आई बात समझ में? सो इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। ठीक है, आप ये देखोगे कि इसमें जो आपका स्टोन का डिस्टेंस है वो हमेशा आपसे इक्वल रहेगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है स्टोन का वो आपसे हमेशा इक्वल रहेगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपकी बॉडी से इसका, ठीक है, वही डिस्टेंस ये कहाँ तक कंटिन्यू करेगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है ये है आपका 21 सेंटीमीटर, या फिर अपन इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये है, मीटर में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका 1 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, तो जब ये घूम करके, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा, तब इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी आपकी बॉडी से इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इस कंडीशन में भी आपकी बॉडी से ये जो इसका डिस्टेंस है वो 1 मीटर अप्रॉक्स ही होगा। क्लियर है? कितना डिस्टेंस होगा आपकी बॉडी से? 1 मीटर। ये देखिए, यहाँ से अपन अपनी बॉडी से निकालेंगे, इसी तरीके से जब आप यहाँ से निकालोगे ना तो भी आपको क्या समझ में आएगा कि हर बार हमारी बॉडी से जो है इक्वल डिस्टेंस में दूरी बना करके रखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। ठीक है, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी सर्किल की बात करें, ठीक है, तो इसमें बीच में एक सेंटर पॉइंट है। अपन सर्किल कैसे बनाते हैं, एक सेंटर पॉइंट बीच में रखते हैं और सर्किल बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप खड़े हुए हो, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, आप हो। ठीक है, क्योंकि आप सर के ऊपर ऐसे घुमा रहे हो तो आपका जो हेड है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब आपने ये थ्रेड बांधा और ये जो आपका स्टोन था वो इस तरह से घूमने लगा, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये गया। तो आप देखो सर्किल में क्या होता है कि हर जगह पर ये जो आपको रेडियस मिलती है ना वो कैसी होती है, सेम ही होती है। तो यहाँ पर भी आपको सेम मिलेगी, यहाँ पर भी सेम मिलेगी, यहाँ पर भी सेम मिलेगी। तो जब कोई चीज़ इस तरह से मोशन करती है कि एक सर्कल की तरह वो घूमती रहे और उसका डिस्टेंस हर बार सेम हो, तो आप उसे क्या कहोगे, आप उसे कहोगे कि वो कैसा मोशन कर रही है, वो सर्कुलर मोशन कर रही है। और यहाँ पर डिस्टेंस की बात यहाँ पे जो लिखी हुई है कि द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। ठीक है, आपके हाथ से ये जो आपका स्टोन का डिस्टेंस है ये हर बार सेम रहेगा, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, सर्कल को जब अपन बनाते हैं तो मान लीजिए ये जो आपका सेंटर है वो है आप। ठीक है, तो और थ्रेड है आपका रेडियस, तो उस रेडियस से जैसे भी कोई चीज़ घूमेगी तो एक ही जैसे ही ना घूमेगी। ठीक है, तो इसलिए स्टोन और हैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर बार सेम रहेगा। क्लियर हो गई आपको बात? और इस तरीके के मोशन करने वाली चीज़ों को आप क्या कहते हो, ऐसे मोशन को आप कहते हो सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में? तो कोई भी चीज़ एक सेंटर पॉइंट के अप्रॉक्स अगर घूमती जा रही है एंड, और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि द डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस हमेशा सेम है। क्लियर है? तो आप इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहोगे। क्लियर है? तो भाई द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज, जो आपका दूसरे तरीके का जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। अब जरा खुद सोचो कि सर्कुलर मोशन में आपने कौन कौन सी चीजें देखी है कि एक सेंटर है, उसके आसपास कोई चीज घूमती जा रही है। तो सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका फैन। ठीक है, या फिर आप अगर कोई ऐसा टॉय खेलते हो कि जो इस तरह से घूमता है, हाथ से आप जिसको घुमाते हो वो एक टॉय हो जाएगा। या फिर जो जाइंट व्हील है ना वो भी क्या करता है, कई बार सर्कुलर मोशन ही करता हुआ आपको नजर आता है। क्लियर है? तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? ये आपके सर्कुलर मोशन के हो गए। और किसका आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप देखिए मोटर की शाफ्ट। मोटर को कभी घूमते हुए देखा है? उसका जो सामने का स्टेटर होता है ना, स्टेटर का मतलब क्या, रोटर जो होता है। ठीक है, स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट, जो उसका ऊपर का पार्ट होता है या उसमें जो मैग्नेट वगैरह होती है, और रोटेटिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, जो आपको घूमता हुआ नजर आता है। क्लियर है? तो वो रोटर आपको घूमता हुआ नजर आएगा। वो कैसा घूमता है? हमेशा वो सर्कुलर मोशन करता है। क्लियर है? अपनी शाफ्ट के साथ में वो इस तरह से घूमते घूमते कैसा मोशन करेगा,
एक सर्कुलर मोशन, बार बार उसका जो घूमना है वो एक जैसी डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब कि जैसे सर्किल होता है ना, ऐसा वैसे ही डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब कि हर जगह से ये जो डिस्टेंस होगा उसका सेम होगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये तो जब एक किसी पॉइंट के अप्रॉक्स कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो वो हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, फैन। क्लियर है? चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे। The motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hand of a clock are example of the circular motion। यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया है कि जैसे इलेक्ट्रिक फैन की बात करें या फिर आपका जो क्लॉक्स के हैंड्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, वो सभी सर्कुलर मोशन करते हैं, क्योंकि किसी एक पॉइंट के अप्रॉक्स वो क्या करते हैं, एक पॉइंट उनके बीच में फिक्स रहता है और आसपास वो सभी मोशन करते हैं। और क्लियर हो गया अब तो आपने को सारी चीजें, ठीक है। So the electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotate and so do the hands of the clock। Clear है? So basically electric fan अपनी जगह को नहीं चेंज कर रहा, वो एक ही जगह पर है, but उसकी जो blades है वो घूम रही हैं। Similarly हम जब बात करते हैं क्लॉक की, तो क्लॉक भी एक ही जगह पर लगी होती है, लेकिन जो उसके हैंड्स हैं वो अपनी जगह पर धीरे धीरे घूमते जाते हैं। क्लियर है? So if we mark a point anywhere on the blade of a fan or on the hand of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, सर्किल। सर्किल कैसे बनाते हो आप? बीच में डिवाइडर का पॉइंट रखते हो और पेंसिल को इस तरह से घुमाते हो कि हर जगह से जो डिस्टेंस है आपके सेंटर का वो कैसा हो। या थोड़ा सा गड़बड़ सर्कुलर बन गया मुझसे, थोड़ा सा इसको और करेक्ट बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये आपका सर्किल है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इसका ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से हर बार ये जो आपके डिस्टेंस होगा हर जगह से वो सेम होगा, क्योंकि सर्किल का तो रूल ही होता है जो आपकी रेडियस है वो हर जगह से बराबर होती है। क्लियर है? तो इसी तरीके से जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करेगी तो वो चाहे किसी भी जगह चली जाए, वो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फैन की ब्लेड इस टाइम पर 2 मीटर की दूरी पर है, तो 2 मीटर की दूरी पर है तो इस टाइम पर भी 2 मीटर की दूरी रहेगी। जब ये घूम करके यहाँ आएगा तो भी 2 मीटर, जब ये यहाँ घूमेगी तो भी 2 मीटर, और मतलब कि हर डायरेक्शन में आप ये देखोगे कि वो 2 मीटर के डिस्टेंस पर होती है, तभी तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इस तरह से आपने ये भी देखा होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, आपका एक ही जगह पर रहता है, हर जगह से जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहती है। क्लियर हुआ? सो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन तभी करती है जब वो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एक तो पहली चीज़ क्या, किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रही हो, और दूसरी चीज़ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करती हो, तो उसी को आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे कि वो सर्कुलर है। क्लियर है? बट अब कई बार आपने ऐसे मोशंस भी देखे होंगे जो होते तो हैं लेकिन ना तो सर्कुलर होते हैं ना ही स्ट्रेट, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि जो आपका पेंडुलम क्लॉक्स होती है उसका पेंडुलम कुछ ऐसे घूमता है। क्लियर है? अब उसके बारे में चलिए थोड़ी सी स्टडी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये है पॉइंट ए, ठीक है, और ये है पॉइंट बी। अब आप देखिए, और ये जो बीच में पॉइंट है ये है ओ, ठीक है। अब ये जो आपका पेंडुलम है ना, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन हर बार इक्वल डिस्टेंस पर जा रहा है। ओ से ए पर, ओ से बी पर, ओ से ए पर, ओ से बी पर, मतलब कि दोनों साइड पर बिल्कुल इक्वल इंटरवल है। ठीक है, क्या ये ऐसा मूव कर रहा है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ ये जा रहा है ओ से ए, फिर ए से ओ, फिर ओ से बी, फिर बी से ओ। ठीक है, अब मान लो इसको कैसे समझोगे, आपने एक पेंडुलम देखो, या फिर आप एक छोटा सा बॉब यहाँ पर कनेक्ट करो एक लंबे से थ्रेड के साथ में, उससे पहले इस पोजीशन में रखो, ठीक है, या किसी से अटैच कर दो। अब आप जैसे ही उसको एक पोजीशन से खींचोगे, ठीक है, यहाँ से आप कहाँ लेके गए हो, यहाँ, ठीक है, और जैसे ही छोड़ोगे तो वो क्या करेगा, जितनी दूरी पर यहाँ था उतनी ही दूरी पर यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, और ये बार बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्टेंस को कवर करता जाएगा।
ठीक है, एक ही टाइम पर। मान लीजिए कि यहाँ तक जाने में उसे 1 सेकेंड लगता है तो यहाँ तक जाने में भी 1 सेकेंड लगेगा और बार बार इसी चीज को ये रिपीट करता जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो भाई ये जो रिपीट करता रहना या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का कहना, ये जो बातें अगर दो चीजों में आ जाती है ना, तो आप उस तरीके के मोशन को क्या कहते हो? पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हो? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियड्स। अब आपके स्कूल में अलग अलग पीरियड्स लगते होंगे, कभी हिंदी का पीरियड होता है, कभी इंग्लिश का होता है। तो क्यों? क्योंकि वो रिपीट होते जाते हैं और इक्वल इंटरवल के होते हैं। हाफ आवर या 1 आवर का एक लेक्चर होता है, पीरियड होता है, फिर एक और आपका हाफ आवर या फिर 1 आवर का होता है। तो बार बार ये जो पीरियड्स हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के, इसलिए इसको पीरियड कहते हो। ठीक है, तो जब कोई ऐसा मोशन होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में बार बार, मतलब कि एक बार जैसा मूव किया हो वैसा ही बार बार मूव करता रहे और इक्वल डिस्टेंस को हर बार कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे पीरियोडिक मोशन। अब आपको तो पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, हमारा अर्थ भी। तो अर्थ का जो मोशन होता है ना, उसके ऑर्बिट में, किसके क्रॉस, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। तो वो मोशन भी क्या कहलाता है? वो मोशन भी पीरियोडिक मोशन कहलाता है। क्योंकि क्या होता है, हर बार आपको पता है कि एक साल में 365 डेज आपको मिलेंगे, तो मतलब कि बार बार ये जो मोशन है आपका, ठीक है, वो एक जैसा ही होता है। तो इस तरीके के मोशन को जो कि बार बार एक जैसे इक्वल इंटर ऑफ टाइम में डिवाइडेड हो और रिपीट होता रहे, उसे आप क्या कहोगे? उसे पीरियोडिक मोशन कहोगे। ठीक है, सो टेक द स्टोन, टाई विद द स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7. नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट. दिस इज अ पेंडुलम। ठीक है, तो पेंडुलम को आपने देखा ही होगा, अगर आपके पास पेंडुलम वॉच को आपने कभी देखा होगा, उसका जो नीचे का पेंडुलम है वो क्या होता है? मूव करता जाता है। तो ऐसे आप पेंडुलम बना भी सकते हो। एक थ्रेड को लो, उसमें स्टोन को लगा दो और उसे कहीं से फिक्स पॉइंट से, जहां पर मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट जो कि यहां से फिक्स हो, उस पर लगा दो। ठीक है, और फिर उसका मोशन करवा के या फिर उसका मूवमेंट देखो, तो आप क्या देखोगे कि ये कैसा मोशन है? तो आप देखेंगे कि ये एक पीरियोडिक मोशन है, बिकॉज ये बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। और ऐसा नहीं कि एक बार जल्दी आ गया फिर धीरे आ रहा है। ठीक है, मतलब कि एक जैसा मोशन जो है ये करता रहेगा। तो ऐसी चीजों को आप क्या कहते हो? पीरियोडिक मोशन। पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। द पेंडुलम इज इन द मोशन. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब आपने पीरियोडिक मोशन को और कहा देखा होगा? अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, strings of a guitar or the membrane of a drums being played are all the examples of the periodic motion where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपने मोशन को कंटिन्यूसली रिपीट करता जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है ना कि ये जो जितने भी मोशंस हैं ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। कोरिलेटेड होने का क्या मतलब होता है कि अब कई बार आप देखोगे कि कुछ सर्कुलर मोशन भी जो है, जैसे कि हमने वॉच का एग्जांपल देखा, तो वो भी पीरियोडिक मोशन में आती है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में घूमती है और बार बार रिपीट होती है। तो वो भी क्या हुआ? वो भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो वो सर्कुलर प्लस पीरियोडिक मोशन होगा। आई बात समझ में? तो भाई इस चीज को समझना है कि सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन ये दोनों डिफरेंट किस पॉइंट पर हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर डिफरेंट हो जाते हैं कि पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि इक्वल इंटर ऑफ टाइम में खुद को रिपीट करता रहे। ठीक है, उसी को ही आप पीरियोडिक मोशन कहते हो। ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा हो, वो क्या होगा? आपका पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशंस के हमने एग्जांपल देखे कि भाई हमारे जो अगर आप कभी स्विंग करते होंगे, झूला जिसको अपन कहते हैं, आपने झूला झूला होगा, तो जैसा आप उसको फोर्स लगाओगे वो वैसे ही इस तरह से मूव करता जाता है। प्लस आपने देखा होगा
आपका ये जो अर्थ के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी जो आपके सन के अराउंड जो मूवमेंट करती है, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। और साथ ही साथ में ये जो आपका पेंडुलम क्लॉक के जो पेंडुलम्स हैं वो तो आपका एग्जाम्पल है ही, बेस्ट एग्जाम्पल। प्लस आपके जो गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सभी क्या करती हैं, तो ये सभी के सभी जो है ये पीरियोडिक मोशन को ही करती हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से जो सेकेंड टाइप ऑफ मोशन हमें डिस्कस करना था वो हमने डिस्कस किया, दैट इज पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? सो ये जो टाइप ऑफ मोशन है ना, ये आप अभी बहुत छोटी क्लास में है तो आपको लग रहा होगा कि क्यों हमें स्टडी करना है, बट जैसे आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, लाइक 7th क्लास, 8th क्लास, 9, 10, 11, 12, इवन इफ यू ऑप्ट इंजीनियरिंग फॉर द ग्रेजुएशन पार्ट, तो आप देखोगे कि ये जो मोशन चैप्टर है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार आपको पता है, एक मज़ेदार ये बात बताती हूँ कि इतने बड़े बड़े बच्चे जो हो जाते हैं, जो कॉलेज में चले आते हैं, उनको ये नहीं डिफरेंस पता होता कि रेक्टिलिनियर, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशंस, इन सबको डिफरेंट क्यों कहा जाता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? तो इसीलिए आपको अभी से सारे जितने भी टाइप्स ऑफ मोशंस हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। सो जैसा मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट नोटबुक में आप जो भी चीज़ें मैं आपको मार्क करके देती हूँ उसे नोट डाउन करते हुए ज़रूर चला करें। तो चलिए, ये नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और अगर जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी बताए हैं वो तो आपने देखे ही हैं। अगर आपको लगता है कि इसके कुछ और एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चे को कुछ गलत समझ में आया है या कुछ गलत एग्जाम्पल है तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगी। क्लियर है? चलो, सो डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? अब आपने स्विंग मशीन का हमने अभी आगे ही एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन while any point on its wheel moves with a circular motion. स्विंग मशीन का भी क्या होता है कि वो एक ही उसका जो वो एक पॉइंट से अटैच होती है लेकिन वो एक ही जगह पर मूव करती है। इट ऑल्सो हैज अ निडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, इजंट इट राइट? सो दिस निडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन। तो ये जो एक निडल है जो कि एक ही जगह पर कंटिन्यूसली एक ही सेम टाइम इंटरवल में घूमती जा रही है, तो ये सभी पीरियोडिक मोशन होंगे। क्लियर है? तो अभी तक जितने भी टाइप के मोशंस मैंने आपको बताए, लाइक रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, सो दैट मीन्स कि वो एक रेक्टिलिनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस अगर सर्कुलेटरी पोजीशन में, सर्कुलेटरी डायरेक्शन में, सर्कुलर या सर्किल की तरह कोई चीज़ घूमती जा रही है और हर जगह से जिसका डिस्टेंस इक्वल हो, ये पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका सर्कुलर मोशन। एंड पीरियोडिक मोशन का मतलब कोई चीज़ अगर अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, दैट मीन्स कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर या कैसे भी अपने आप को रिपीट करती जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन। तो कैसे याद रखोगे? जैसे आपके स्कूल्स में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पीरियड्स लगते हैं ना, वो रिपीट होते जाते हैं, उसी तरीके से कोई भी चीज जब रिपीट होती जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे आप क्या कहोगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, चलिए, तो अब ये तीन टाइप के मोशन तो हमने समझ लिए, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन। सो हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड? आपने कभी देखा है कि जो आपकी बॉल है, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल बताया आपको कि जब आप बॉल को एक स्ट्रेट पाथ में रोल करो, तो जब वो स्ट्रेट पाथ को कवर कर रही है, सीधी सीधी जा रही है, तो हम उस बॉल को कह रहे हैं कि वो कैसा मोशन कर रही है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। ठीक है, सो बेसिकली जब वो खुद बॉल को आप देखोगे तो वो ग्राउंड में कैसा मूव करती है? ठीक है, कैसा करती है? पूरा तरीके से रोल हो जाती है ना? एक जो नीचे का पॉइंट होता है वो ऐसे गोल घूम करके आता है, फिर पूरा नीचे जाता है, जैसा हम बता रहे हैं, इस तरह से ये जो मोशन करती है। सो द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। खुद भी घूमती है और आगे भी बढ़ती है। ठीक है, thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as a rotational motion। क्लियर है? तो ये जो बॉल उस दौरान ये जो इस तरीके का मोशन कर रही होती है ना, वहीं पे इस तरह से जो घूम रही होती है, तो ये कैसा मोशन कर रही होती है? स्ट्रेट लाइन के लिए तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है, लेकिन उसका खुद का क्या मोशन होता है? तो उसका खुद का जो मोशन है वो होता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, so we did many measurement activities and discussed some kind of motion. We saw that the motion
is a change in the position of the object with the time. The change in this position can be determined through the distance measurement. This allows us to know how fast or how slow its motion is. तो भाई बेसिकली यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि टाइप ऑफ मोशंस कौन कौन से हैं, तो जिनमें से हमने कुछ 4 टाइप के मोशंस को अभी डिस्कस किया. फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, पीरियोडिक. क्लियर है. अब कोई भी मोशन ना एक साथ 2 मोशन भी चीजें कर सकती है. जैसे कि आपने फुटबॉल को देखा, वो सर्कुलर, खुद सर्कुलर घूम रही थी, ऐसा. क्लियर है. एंड एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन. क्लियर है. उसी तरीके से हमने वॉच का एग्जांपल देखा, तो जो उसके हैंड्स घूमते हैं तो वो एक सर्कुलर मोशन प्लस पीरियोडिक मोशन भी करते हैं. क्लियर है. तो अगर कभी ऐसा बोला जाए कि यार कोई ऑब्जेक्ट एक साथ 2 मोशन को भी करता है, तो दैट मीन्स कि हाँ, हम उसको, क्योंकि हमने ये टाइप ऑफ मोशन दिए हुए हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, ये एक साथ 2 तरीके के मोशंस को भी कर सकती है. क्लियर है. तो अब कोई चीज़ कितना तेजी से चल रही है, ठीक है, मोशन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं उसकी स्पीड, और हर बार डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. अब कोई कार, 2 कारें जा रही है ना, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने. अब ए कार बहुत फास्ट चलती है और बी कार कैसे चलती है? थोड़ी सी स्लो चलती है. तो क्या हम ये कहेंगे कि ए कार के लिए डिस्टेंस कम था? नहीं, डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा और आपकी जो मोशन या स्पीड जो है ये वेरिएबल होता है. तो एक छोटा सा पॉइंट और हमें क्लियर करते हुए चलना है कि ये जो आपका स्पीड है या मोशन है, ये सभी आपके वेरिएबल होते हैं एंड डिस्टेंस ये आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है. क्लियर हो गई बात? चलिए, तो भाई, the movement of a snail on the ground, a butterfly flitting from a flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, a moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies shows that there is motion everywhere around us. है ना. अब अपने जो जितने भी एग्जाम्पल लिए, ये हमने ऐसी चीज़ों के लिए जो कि नॉन लिविंग थी. ठीक है. हमने लिविंग थिंग्स के भी एग्जांपल देख ले कि जो बटरफ्लाई फ्लाई करती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाना, तो वो भी मोशन है. बर्ड्स का उड़ना, ये भी मोशन है. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होना, ये भी मोशन है. मतलब कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके के मोशंस हो रहे हैं. तो देखिए कितना ज़रूरी है फिर इस मोशन को स्टडी करना. सबसे पहला हमने यही क्वेश्चन किया था ना कि हम मोशन एंड टाइम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इनके बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें इस अर्थ पर बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, बहुत सारी नई चीज़ों को इन्वेंट करना है, और हमारे चारों तरफ क्योंकि मोशन है, तो इन सब की स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. आप आगे देखेंगे आगे की कुछ क्लासेस में कि इनसे बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है ना वो जुड़ी हुई हैं. क्लियर है. तो भाई इस टॉपिक के साथ हम खत्म करते हैं चैप्टर नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब एक फटाफट से ना मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ. तो सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमने ये देखा कि बहुत सारे तरीके के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, लोग पहले पैदल चलते थे, फिर भाई व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, तो फिर कार्ट व्हील्स बन गई, हॉर्स व्हील्स बन गई, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ. देन उसके बाद साइकिल्स का हुआ, मोटरसाइकिल्स का हुआ, कार, ट्रेन, एरोप्लेन्स, मतलब वी हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर द ट्रांसपोर्ट. Right? So in ancient time, people used the length of a foot, the width of a finger, the distance of the step as units of measurement. फिर हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहले लोग फुट का, अपनी फिंगर के विड्थ का एंड साथ ही साथ स्टेप्स का जो था, अब कितना स्टेप कोई चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट का यूनिट आइडेंटिफाई करते थे. सो दिस कॉज्ड कंफ्यूजन एंड अ नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट अराउज. सो नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो फिर हमने क्या देखा कि यार इतना सारा ये कंफ्यूजन हो जाता था क्योंकि कोई छोटा है, किसी के फुट स्टेप प्रॉपर नहीं है, तो फिर हम इसको मेजर कैसे करें. तो फिर एक यूनिफॉर्मिटी बनाई गई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट को बनाया गया, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया. एंड जिसमें मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द यूनिट इन एसआई यूनिट, और इसके अलावा भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था. बट अभी हमें फिलहाल सिर्फ लेंथ के बारे में पढ़ना है, तो हम इसको ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं. सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन. इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच that its distance from fixed point remains the same. Motion that repeats itself after some period of time is called the periodic motion. क्लियर है. तो ये सब कुछ ज़रूरी
पॉइंट्स थे जो कि हमने इस पूरे चैप्टर्स में पढ़े हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कैसे देखेंगे हमारी प्रीवियस टॉपिक्स? तो वेल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी हुई है जिसमें आप क्या देखेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स ना टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। तो जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक कर दो। एल्स अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना हो या फिर दूसरे वे से आप ये सारे टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो आप जाइए magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप जाते हैं तो एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें नीचे की तरफ आपको सेलेक्ट करना होगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एंड देन क्लास 6 को सिलेक्ट करते साथ ही आप क्या देखेंगे कि स्क्रीन ओपन हो चुकी है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स बने हुए हैं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट वॉच नाउ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही एक और स्क्रीन ओपन होगी जिसमें नीचे की तरफ सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, उनके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लिक करते साथ ही आपको क्या दिखेगा, एक वीडियो। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और इसे अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे उन सभी बच्चों के लिए जो कि हिंदी में अपने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो ये 6th क्लास से 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस इसे भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो कि हिंदी में अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स पर तो आपको पता ही है कि भाई 100% फ्री क्लासेस किंडरगार्टन से क्लास 12 तक दी जाती है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सब्जेक्ट से और या टॉपिक्स रिलेटेड अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाता है। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम करेंगे इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।